हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन में अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी है और आप लोगों को नोट्स में ये सबको लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, तो अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले टाइम पे आप लोगों ने पराशरण ताप, व्युत्क्रम पराशरण पढ़ लिया था। तो अब हम आज प्रारंभ करते हैं पराशरण दाब द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात करना। जिस प्रकार से गैसीय नियम आप लोगों ने 11th में पढ़े, उसी प्रकार से यहां पर विलयन के लिए भी वान हाफ ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। तो पहला होता है बायल वान हाफ नियम से स्थिर ताप पर पराशरण ताप पाई होता है, तो पाई समानुपाती सी कहलाती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। इसी प्रकार से चार्ल्स के नियम में संशोधन करके चार्ल्स वान हाफ नियम बनाया गया, जो कि स्थिर सांद्रता पर रहेगा। स्थिर सांद्रता C पर ये हो जाएगा पाई समानुपाती T हो जाएगा केल्विन में ताप। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 2। तो दोनों को मिला देने पर हमको मिलेगा पाई समानुपाती C इंटू टी। समानुपाती हटाएंगे नियतांक आएगा, तो पाई बराबर आर सी टी, जहां पर आर कहलाता है सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक, और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर। आर बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स के इनवर्स। और यदि हम दाब को वायुमंडल के बजाय बार में लिखें तो एक और वैल्यू हमको याद रखनी है सवालों के लिए। आर बराबर 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स के इनवर्स। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में पाई बराबर सी आर टी, सी है मोल प्रति लीटर सांद्रता, मोल प्रति लीटर सांद्रता, और ये बराबर होगा विलेय के मोल एन बटे विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन V। रख देते हैं वैल्यू, तो मिलेगा N/V RT, पाई बराबर N/V RT। अब N क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या विलेय का ग्राम में भाग बटे विलेय का अणुभार। ये मिल जाएगा हमको W/M। वैल्यू हम यहां रख देंगे तो पाई बराबर मिलेगा W/M, ये V पहले से था, RT।
तो m को इस तरफ ले आते हैं तो m बराबर हो जाएगा WRT बटे पाई v। इस सूत्र की सहायता से हम विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। तो आपको एक तो इसको याद रखना है, ये सब आता कैसे निकल के, इससे आता है, पाई बराबर सी आ जाए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है परासरण दाब वाले टॉपिक के अंतर्गत समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन में बोल देता हूं, आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में। समान ताप पर जिन दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है, ऐसे विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं। यदि इन्हें हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करें तो इनके बीच परासरण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जब इनकी परासरण दाब समान है तो सांद्रताएं भी समान रहती हैं। ठीक है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब इसके बाद दो प्रकार के और विलयन होते हैं, उनको आप हेडिंग डालिएगा। अति परासरी विलयन तथा न्यून परासरी विलयन। इनकी अंग्रेजी हो जाएगी हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसकी परिभाषा को भी मैं बोल देता हूं, तो आप लोग उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। स्थिर ताप पर दो विलयनों में से कम परासरण दाब वाले विलयन को न्यून परासरी विलयन और अधिक परासरण दाब वाले विलयन को अति परासरी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर कम सांद्रता वाला न्यून परासरी विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले अति परासरी विलयन की ओर गमन करने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इनमें कुछ उदाहरण भी हम साथ में लिखते हैं। एग्जाम्पल पहला, अचार को नमक के घोल में रखने पर वह सिकुड़ जाता है। तो अचार की जो बाहरी परत होगी वह अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करेगी। और अब यहां पर दो प्रकार के विलयन होंगे, अचार के भीतर का और ये नमक का। तो अचार के भीतर वाला होगा न्यून परासरी और नमक वाला विलयन होगा अति परासरी। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मुरझाए फूल।
को पानी में रखने पर वह पुनः ताजे हो जाते हैं। यानी यहाँ पर फूलों की जो बाहरी परत होगी वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करेगी, और यहाँ पर भी दो प्रकार के विलयन होंगे। उन फूलों की झिल्ली के भीतर का और पानी, तो पानी की सांद्रता कम रहेगी तो पानी होगा वहां पर न्यून पराशरी, और मुरझाए फूल के भीतर वाला विलयन होगा अति पराशरी। तो न्यून पराशरी कहां पहुंचेगा? अति पराशरी में, जिससे जो फूल है मुरझा गए हैं वो एजिटेट हो जाएंगे। और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अचार के भीतर का जो झिल्ली के भीतर का विलयन होगा न्यून पराशरी, यानी उससे पानी निकल के चला जाएगा नमक के घोल में, तो अचार जो है सिक हो जाएगा। इस तरह से अन्य भी उदाहरण आप देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिसमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने आपको लिखा है। तो ये पराशरण दाब वाला टॉपिक अब आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में आता है वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर। ये काफी महत्वपूर्ण है सवालों के लिहाज से भी, और वियोजित या संगुणित होने वाले विलयनों के आनुषंगिक गुणधर्मों के निर्धारण में भी। तो इसको देखते हैं। देखिए पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। I बराबर वियोजन ऑब्लिक संगुणन। वियोजन में क्या होता है? पदार्थ कणों में टूटता है, और संगुणन में दो या अधिक कण आपस में मिल जाते हैं। तो वियोजन या संगुणन, इसको ऑब्लिक कर दिया, के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन ऑब्लिक संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। ये फॉर्मूला लिख दिया है। इसकी डेफिनेशन भी आप लोग बना सकते हैं, मैं बोल देता हूं। इसके ठीक नीचे आप लिख लेंगे वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को वांट हाफ गुणांक स्मॉल आई कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिख जरूर लेंगे अपनी कॉपी में। अब देखिए आनुषंगिक गुणधर्मों पर ये किस प्रकार निर्भर करता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि यह अणुसंख्य गुणधर्मों को निम्न प्रकार प्रभावित करता है। अब देखिए अणुसंख्य गुणधर्म चार आपने पढ़े हैं। पहला RLBP, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, ये बराबर होता है XB। XB क्या है? विलेय का मोल प्रभाज। दूसरा है डेल्टा TB, क्वथनांक का उन्नयन, ये होता है KF इंटू मोलरता स्मॉल m।
तीसरा है डेल्टा टी एफ बराबर एफ बी आई, डेल्टा टी एफ बराबर होगा के एफ इंटू मोलता, यहां पर भी स्मॉल है, ध्यान रखिए ऊपर टीबी वाले में अगर के बी आएगा और टीएफ वाले में के एफ आएगा। चौथा आज ही आपने पढ़ा है परासरण दाब पाई बराबर होता है सी आर टी। तो बच्चों इनको आप पहले से जानते हैं। अब यदि वांटा फैक्टर हमको किसी पदार्थ के लिए प्राप्त हो तो इन सभी में क्या करना है, हमको आई का गुणा कर देना है, सभी में आई का गुणा कर देना। तो आई का गुणा करने के पश्चात हम देख पा रहे हैं कि हमारे अनुसंग गुणधर्मों में परिवर्तन हो गया है। यदि आई का मान ज्यादा है तो ये सभी बढ़ जाएंगे, ये सभी बढ़ जाएंगे, और यदि आई का मान कम है तो ये सब घट जाएंगे। अब आई का मान अधिक कब होगा, जब आयन की क्रिया होगी, और कम कब होगा, जबकि संगुणन की क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने देखा कि आई का मान अधिक होने पर अनुसंग गुणधर्म का मान बढ़ जाता है, जबकि कम होने पर घट जाता है। तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, आई बराबर होगा सीपी ऑब्जर्व ओबीएस, इसका मतलब प्रायोगिक बटे सीपी टीएच, इसका मतलब सैद्धांतिक ऑब्लिक गणनात्मक कैलकुलेटेड। और देखिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सीपी, यह 1/m, m क्या होता है, विलेय का अनुपात, विलेय का अनुपात, उसके व्युत्क्रम प्रमाणुपाती होती है। तो एक फॉर्मूला और हमको मिलेगा I बराबर m TH बटे m OBS, ऊपर वाला सैद्धांतिक और बटे में प्रायोगिक। इस सूत्र को आप पहले पढ़ भी चुके हैं एक बार, तो दोनों फॉर्मूले महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें केस फर्स्ट, प्रबल वैद्युत अपघट, इनकी विशेषता होती है ये पूर्णतः आयनित होते हैं, जितने मोल हम लेंगे वो पूरे के पूरे आयनों में खो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए जरा, NaCl जल में घुलने पर देगा Na+ धन Cl नेगेटिव। तो देखिए बाद में कितने कण हो गए, यहाँ आयन हो रहा है, बाद में 2 कण हो गए, पहले कितना था 1, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयन से पश्चात कणों की संख्या 2 बटे आयन के पूर्व 1, तो यहां पर हमको I बराबर मिल जाएगा 1। समझ में आया। इसी प्रकार से केस 2 संगुणन, ये आपको याद होगा 2C6H5COOH, जब इनका संगुणन होता है, और ये किस में होता है, बेंजीन में, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो हमको मिलेगा C6H5COOH होल्ड वाइज। तो यहां देखिए बाद में कितना कण हो गया 1, और यहां पर पहले कितना है 2, तो I बराबर संगुणन के पश्चात कणों की संख्या 1 बटे पूर्व में कितने हैं 2, तो ये 1 बटे को वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है हमको, ये दुर्बल है, दुर्बल वैद्युत अपघट है, तो दुर्बल का संगुणन पूर्णता नहीं हो सकता है, और ना ही पूर्णता किसी का
आयनन हो सकता है। तो दुर्बल वाले केसेस में हम क्या करना है, जरा गौर करें। दुर्बल वैद्युत अपघट्य ये आयनन से संबंधित होता है, व दुर्बल संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए। आप लोगों ने दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं ये 11th में पढ़ा हुआ है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ हैं जो कि जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, उनका कुछ भाग आयनों में टूटता है। तो इसलिए यहाँ पर एक टर्म और हमको प्राप्त होता है और वो है वियोजन या आयनन की मात्रा, जिसको हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें भी दो केस हमारे हो जाएंगे। फर्स्ट, आयनन के लिए ध्यान दें, हम एक यौगिक मानते हैं AN, एक वैद्युत अपघट्य है जिसका फॉर्मूला है AN, यानी इसमें N कणों से मिलकर बना हुआ एक वैद्युत अपघट्य है। जब इसका आयनन होगा तो ये हमको देगा N, A प्रकार के कण संख्या में N देगा। इसको हम वियोजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जितने भी कण हमको मिलेंगे, आयन जितने भी मिलेंगे, इसके आधार पर हम यहाँ पर I का मान और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर t बराबर 0 पर, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, प्रारंभ में देखिए वियोजन की मात्रा होती है अल्फा, वियोजन की मात्रा बराबर अल्फा। कोष्टक में लिख लिया हमने इसको आने वाले केस के अंतर्गत। तो इसमें प्रारंभ में हम 1 मानेंगे A, तो शुरुआत में हमारे पास Na कुछ भी नहीं होगा। t समय बाद 11th में इसको हम कहा करते थे साम्यावस्था, साम्यावस्था पर। तो वियोजन की मात्रा हो गई अल्फा, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। कण कितने बनेंगे तो जरा इसको देख लीजिए। यहां एक कण है, एक से कितना मिला n, तो ध्यान दें एक से मिलता है हमको n, ठीक है। तो अल्फा से कितना मिला n अल्फा, बच्चों समझ में आया। तो यहां पर हमको मिल जाएगा n अल्फा। क्लियर हुआ? ये कंडीशन हमको पहले से 11th में पढ़ी हुई है। तो अब देखिए t बराबर 0 पर जो वैल्यू हमने मिलाई उसको हम जानते हैं, तो ये प्रारंभ वाले हो जाएंगे। और t समय पश्चात यानी साम्यावस्था पर क्या परिवर्तन हुआ उसको हमने देख लिया। तो ध्यान रखिए, प्रारंभ में कुल कण, ये 1 प्लस 0 बराबर हो गया 1। t बराबर t पर कुल कण सबको जोड़ देते हैं, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इतना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आई क्या होता है, वियोजन के पश्चात कण बटे वियोजन के पूर्व कण। तो ये वियोजन के पश्चात होगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन पूर्व में हो गया 1, तो हमको मिलेगा I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। किस केस में? आयनन। ध्यान दीजिए बच्चों, आयनन के लिए हो जाएगा। अब देखो यहाँ दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, तो आपको और समझ में आएगा। CH3COOH ये दुर्बल है, आयनित होकर देगा CH3COO नेगेटिव धन H प्लस। तो कितने कण मिले यहाँ?
2, n की वैल्यू हो जाएगी 2। इस कंडीशन में हम n का मान रख देंगे 2, तो हमको अल्फा ज्ञात होने पर i मिल जाएगा और i ज्ञात होने पर अल्फा प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि इसको हम और अधिक हल कर लें तो और ज्यादा बेहतर क्लियर एक रिजल्ट हमको मिल सकता है। ध्यान देना, पक्षांतर करके ले आइए इसको, हम अल्फा वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा। अल्फा प्लस ये एन अल्फा है यहाँ तो ये माइनस का हो जाएगा। अल्फा माइनस एन अल्फा बराबर 1 माइनस ये आई उस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव का, यहाँ कॉमन ले लेते हैं अल्फा तो मिलेगा 1 माइनस एन बराबर 1 माइनस आई, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस आई बटे 1 माइनस एन। तो ये दो फॉर्मूले हमको प्राप्त हुए, जो कि हमने दूसरा तो पहले से मिलकर ही बनाया। तो अगर हम दूसरे वाले को ना भी याद करें तो पहले वाले से हल करके इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ तो बच्चों आपको समझ में आए। इसके बाद आगे का जो कोर्स आपका बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है और उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में खत्म करके लेते हैं और साथ में कुछ सवाल भी आपको लगवा देते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सब लोग अपनी कॉपी में इन सब चीज़ों को जरूर लिखें और उसको याद करें। ये संदेश मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ, इस पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।